गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर। पहला सवाल तो यहाँ पे पूछा गया है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण रचना कर्म। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। संपूर्ण रचना कर्म के लिए नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो इनमें से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सुरेंद्र वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और अज्ञा, इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो इनमें से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन। तो नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर और निर्मल वर्मा, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। परंतु आपका सी ऑप्शन जो है नागार्जुन, इनको ये सम्मान नहीं मिला है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस लेखिका को दिया गया है। तो वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किस लेखिका को दिया गया है, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा सोबती। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को दिया गया है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं माना जाता। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में और यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस कारण से दिया जाता है या किस वजह से दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी भारतीय भाषाओं से। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य से ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि इनमें से कौन हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि इनमें से कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
उर्वशी। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे उचित है। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चिदंबरा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कल सुनाना मुझे। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, कल सुनाना मुझे। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, पहले 2005 और फिर 2009 टीजीटी परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ सिंह। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, केदारनाथ सिंह। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, जननाट्य मंच या आईपीटीए की स्थापना कब हुई थी? तो जन नाट्य मंच की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कोई ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, इसका सही उत्तर होगा 1943। तो जन नाट्य मंच की स्थापना हुई थी 1943 में। आईपीटीए का जो पूरा नाम है वो है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? तो सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। इसका वास्तविक जो उत्तर है वो है तीरंदाज। तो यहाँ पर नावक का जो अर्थ है वो है तीरंदाज। तो आपका ए, बी, सी और डी तीनों गलत है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है या उपयोग किया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुय्यक। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रुय्यक। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन दिया गया है? तो किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुवलयमाला कथा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कुवलयमाला कथा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2000 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है?
तो संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वक्र नाली। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, वक्र नाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो जो है ये गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनयान और महायान शाखा किस धर्म में संबंधित रहे हैं? तो हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत आते हैं हीनयान और महायान। ये प्रश्न जो है ये सिर्फ हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो है आपका भारतीय इतिहास के भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। हीनयान और महायान ये जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? तो उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय क्या रहा है? तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण क्या रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आध्यात्म परक। तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण जो है वो प्रायतः आध्यात्म परक रहा है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरति से क्या आशय है? तो सुरति से क्या आश्रय है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्यान। इसको जो है ध्यान भी कहते हैं सुरति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? तो प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीविका उत्पार्जन। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जीविकोत्पार्जन जो है ये प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध माना जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का पूरा नाम क्या है या मूल नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सक्सेना। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कैलाश सक्सेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। समानांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया था? तो समानांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कमलेश्वर। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, कमलेश्वर। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रकार समालोचना का नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक आलोचना। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो
आलोचना जो है ये समालोचना नहीं माना जाता। बाकी सैद्धांतिक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना ये जो है ये आलोचना के अंतर्गत आता है, परंतु आलोचनात्मक आलोचना जो है ये किसी प्रकार का समालोचना नहीं माना जाता। और ये प्रश्न पूछा गया था KVS परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। और ये प्रश्न पूछा गया था PGT परीक्षा 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, ये कथन किसका माना जाता है? तो इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये प्रश्न पूछा गया था PGT परीक्षा 2005 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। वही कथन फिर से पूछा गया है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया था, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ब्रज भाषा। और ये प्रश्न पूछा गया था PGT परीक्षा 2010 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के लिए है? तो फिर से पढ़ते हैं। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा या इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेनापति। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सेनापति। और ये प्रश्न पूछा गया था GIC परीक्षा 2015 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? तो कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव सिंह। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन का पूरा नाम है। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, पहले 2004 और फिर 2005 PGT परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, पहले पूछा गया था 2004 में, फिर 2005 में, अब पूछा गया है 2015 में। तो 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है ऑप्शन नंबर ए, वासुदेव सिंह। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि का माना गया है? तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि के लिए कहा गया है या किस कवि ने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिलोचन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और ये प्रश्न पूछा गया था PGT परीक्षा 2010 में। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी?
तो मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1936, 1936। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ये प्रश्न आपका टीजीटी और पीजीटी में भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंशी दया नारायण। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, मुंशी दया नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो कवि धूमिल का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सुदामा पांडेय। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, सुदामा पांडेय। इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे? तो इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, विद्यानिवास मिश्र। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? तो कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? तो इनमें से कौन सा गुण या कौन सा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या की भावना। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ईर्ष्या की भावना। और ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। तो गुण अथवा दोष समालोचक में ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, बाकी आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान ये होना चाहिए, निष्पक्षता ये होना चाहिए और सहृदयता ये भी होना चाहिए, परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि क्या है? तो विधि शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, ये जो है रूपक है। तो विधि जो है ये रूपक माना गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से जो कथन रचित नहीं है उसे छांटिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अनुवादक के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। ये बिल्कुल आपका सही नहीं है। बाकी एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है, ये बिल्कुल आपका सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, ये भी सही है। और अनुवाद शब्द अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का पर्याय है, ये भी आपका सही उत्तर है। तो आपका ए, सी और डी जो है बिल्कुल सही है, परंतु आपका बी ऑप्शन गलत है। और ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। अगर आप अनुवाद का कोई प्रश्न लिखते हैं या प्रश्न का हल करते हैं तो इसको आपको याद रखना चाहिए कि अनुवाद क्या है, स्रोत भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है, ये जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनपेक्षित समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो अनपेक्षित समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी
गर्म समाचार, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, गर्म समाचार। और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2012 में। इसे जो है हॉट न्यूज़ भी कहते हैं अंग्रेजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? ये बहुत बड़ा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी के कमर्शियल में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देता है। तो आपका जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी मानी जाती है? तो भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? तो रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। सहज बुद्धि और भाषा पर अधिकार जो है ये रिपोर्टर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्टर। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, रिपोर्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? तो समाचार का प्रमुख तत्व क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सत्यता और नवीनता। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। सत्यता और नवीनता जो है ये समाचार का प्रमुख तत्व माना जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? तो पत्रकार मोरिस फेगस के लिए या फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? किसका योगदान सबसे अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संवाददाता। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, संवाददाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये बिल्कुल आपका गलत है। संचार माध्यम में एक से अधिक भाषा का प्रयोग अगर हो तो अच्छा है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है।
विदेशों के कार्यक्रम भी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। ये भी बिल्कुल आपका सही है। और विदेशों में भी भारतीय कार्यक्रमों को भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहाँ की भाषा में प्रसारित किया जाता है। ये भी बिल्कुल आपका सही है। ये जो प्रश्न है ये अनुवाद से अंतर्गत आता है, ये अनुवाद के अंतर्गत आता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है? तो संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, सूचना को जन सामान्य तक पहुंचाना। और ये प्रश्न पूछा गया था KVS परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? तो दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अर्थ है या क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें वह दृश्य श्रव्य है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसका अर्थ यह है कि जो काव्य जो है जिसे हम देख भी सकें और सुन भी सकें उसको जो है दृश्य श्रव्य काव्य कहते हैं। जैसे चलचित्र हो गया, टीवी हो गया, उसको जो है दृश्य श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य जो है उसको रेडियो कहते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे बताइए। तो इनमें से कौन सा जो है एक श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरदर्शन। तो दूरदर्शन जो है ये दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आता है, ना कि श्रव्य के अंतर्गत। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है। बाकी टैप रिकॉर्डर, कैसेट और रेडियो ये जो है श्रव्य संचार के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था KVS परीक्षा 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, आप किस कथन को असंगत मानते हैं? तो आप किस कथन को यहाँ पे असंगत मानते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुवाद में अनु का अर्थ पहले और वाद का अर्थ उससे पुनः वाद में लिख देना, ये जो है आपका गलत है। फिर से पढ़ते हैं। अनुवाद में अनु का अर्थ पहले, बाद का अर्थ है उसे पुनः बाद में लिख देना, ये बिल्कुल आपका गलत उत्तर है। बाकी एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद पुल का कार्य करता है, ये बिल्कुल आपका सही है। अनुवाद के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को दूसरे भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है, ये भी बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो ये सभी जो प्रश्न हैं ये अनुवाद के अंतर्गत आते हैं। और अनुवाद जो है ये किसी भी भाषा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। अनुवाद के माध्यम से आज पूरी दुनिया जो है वो एक हो गई है। आज हम पूरी दुनिया की लोक संस्कृति हो, उसकी जो परंपराएं हैं, उसके जो सामाजिक दृष्टि है, वो अनुवाद के माध्यम से हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अनुवाद का कार्य जो है सबसे अधिक इस युग में बढ़ा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था KVS परीक्षा 2014 में और फिर पूछा गया GIC परीक्षा 2012 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता? तो इनमें से कौन सा तत्व जो है वो रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्र। चित्र जो है ये चलचित्र या टीवी के अंतर्गत आता है, ना कि रेडियो के अंतर्गत। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी वाचन, संदेश और संगीत ये जो है रेडियो विज्ञापन के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वह बालकों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल आपका गलत है। बाल साहित्य सिर्फ बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए ऐसा नहीं है। बाकी आपका ए, बी और सी जो है बिल्कुल सही है। सबसे पहले उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, ये सही है। वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए, ये भी सही है। और वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, ये भी बिल्कुल आपका सही उत्तर है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो इनमें से कौन सा जो है शब्द संचार का माध्यम नहीं माना जाता? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेडियो। रेडियो जो है ये श्रव्य संचार के अंतर्गत आता है, परंतु आपका समाचार पत्र, पुस्तक और पत्र पत्रिका ये जो है शब्द संचार के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार के दो प्रमुख रूपों मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटिए। मुद्रित माध्यम का अर्थ है प्रिंट मीडिया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब आज जो हमारा टीवी मीडिया चल रहा है या इंटरनेट मीडिया चल रहा है उसको कहते हैं। तो इनमें से कौन सा विषय जो है वो सत्य नहीं है बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। ये बिल्कुल आपका गलत है। बाकी आपका ए, बी और सी जो है यहाँ पे सही है। इन दोनों माध्यमों से संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व गति आई, ये बिल्कुल आपका सही है। मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं शताब्दी की देन है, ये भी बिल्कुल आपका सही उत्तर है। और वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों माध्यम अस्तित्व में आए, ये भी बिल्कुल आपका सही है। परंतु आपका डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, पंडित रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज मानी जाती हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज मानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसने लिखी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है। सबसे पहले पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2004 में, और फिर पूछा गया यूपीपीएससी परीक्षा 2018 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए ये प्रशस्ति वचन इनमें से किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है,
और ये प्रश्न पूछा गया था जीआईसी परीक्षा 2017 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है, या ये पंक्ति जो है किस काव्य के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। इतना सुन के पात साहिजी श्री अकबर साहिजी, आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। तो ये पंक्ति किस रचना के अंतर्गत आती है। तो फिर से पढ़ते हैं। इतना सुन के पात साहिजी श्री अकबर साहिजी, आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। तो ये पंक्तियाँ जो हैं किस काव्य के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद छंद वर्णन की महिमा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न जो है पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में, तो इसे जानना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक जो है पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है, में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो फिर से पढ़ते हैं। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है, इसमें जो है वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्म। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में धीरोद्धृत नायक कौन है। तो इनमें से धीरोद्धृत नायक कौन माना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भीमसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक माने जाते हैं। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, दक्षिण। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है। तो रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, रस्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं माना गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ए, फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। ये बिल्कुल आपका गलत है। बाकी फंतासी का प्रयोग अति रंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है, ये बिल्कुल आपका सही है। इसके अलावा फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, ये भी सही है। और फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला की कड़ियाँ। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था
टीजीटी परीक्षा 2010 में त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जायसी, सुर और तुलसी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जायसी, सुर और तुलसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, या किस लिपि के माध्यम से खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरमाइक लिपि। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, अरमाइक लिपि से जो है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुलिका किसका भेद है? तो चुलिका किसका भेद माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न पूछा गया है, निबंध काव्य कौन सा नहीं माना गया है? तो इनमें से निबंध काव्य कौन सा नहीं माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका जो है ये निबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये जो है गीत काव्य के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये जो है गीत काव्य के अंतर्गत आता है। बाकी प्रलय की छाया, शिवाजी को पत्र और राम की शक्ति पूजा, ये जो है निबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। प्रगीत काव्य में प्रधानता क्या होती है? तो प्रगीत काव्य में क्या प्रधानता होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संगीतात्मकता की। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, संगीतात्मकता की प्रधानता होती है प्रगीत काव्य में। चंपू के 2 भेद क्या हैं? तो चंपू के 2 भेद क्या माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विरुद्ध और क्रमबक। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, चंपू काव्य के 2 भेद माने गए हैं, विरुद्ध और क्रमबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन हैं? तो कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यापति। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विद्यापति जो है सबसे पुराने कवि हैं इन सभी कवियों के हिसाब से देखा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार का नाम क्या है? तो बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आनंदी लाल शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आनंदी लाल शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निज भाषा उन्नति अहे शब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय
कोसूल कविता किस पत्र में छपी थी? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है। तो निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय कोसूल। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी या छपी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हिंदी प्रदीप में ये प्रसिद्ध पंक्ति छपी थी और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2013 में। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में सिवा का अर्थ क्या है? तो सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में सिवा का अर्थ क्या है? ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2003 में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, शिवाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कविता क्या है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, ये पंक्ति जो है कविता क्या है निबंध के अंतर्गत आती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। तो अधैर्य का कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता मानी जाती है? तो इनमें से कौन सा कथन लघु कथा की विशेषता मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लघु कथा का ताना बाना किसी एक मर्मात्मक बिंदु पर केंद्रित होता है और यह आकार में लघु होती है। ये जो है इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। फिर से पढ़ते हैं। लघु कथा जो है इसका ताना बाना किसी एक मर्मात्मक बिंदु पर केंद्रित होती है और यह आकार में लघु होती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाले जो कथन सही नहीं है उसे छांटिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। ये बिल्कुल आपका गलत है। बाकी उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। ये बिल्कुल आपका सही है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। ये भी बिल्कुल आपका सही उत्तर है। और उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलता है, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल में नहीं होते। ये भी बिल्कुल आपका सही है। तो आपका ए, बी और सी जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये प्रश्न पूछा गया था केवीएस परीक्षा 2014 में। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है उसका? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या रहा है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विषय निरूपण। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे उचित है। और ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2004 में। अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता कौन माने गए हैं? तो अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता कौन माने गए हैं, उनका नाम क्या है? तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। अरस्तु जो हैं ये अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता हैं। पीजीटी परीक्षा 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विचार विधि। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। विचार विधि के नाम से शुक्ल जी का निबंध संग्रह चिंतामणि सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मरंध्र। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ब्रह्मरंध्र जो है ये भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका माना गया है? तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, तो ये कथन जो है किसका माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, तो बताना है इस कथन के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसका माना गया है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है। तो लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो ये कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया था? तो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पद्म सिंह शर्मा। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पद्म सिंह शर्मा। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में क्या माना गया है? तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के मूल में क्या माना गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विव्यक्ति चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इलियट का मूर्ति विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय माना गया है? तो एलियट का मूर्ति विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व के समान या तुलना के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विभावन व्यापार। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, विभावन व्यापार। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या है? तो साधारणीकरण की सही व्याख्या क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। ये बिल्कुल आपका सही व्याख्या है। तो फिर से पढ़ते हैं। साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो उन्नत मना
शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। उच्च भावों एवं विचारों से युक्त जो है ये उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2015 में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने जो है हिंदी पत्रकारिता और हिंदी अनुवाद से जुड़े जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं आज हमने इसकी चर्चा की। आगे हम और भी जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस। परंतु आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।